ओम शांति। मेरा परिचय तो दीदी ने दे दिया। मैं अभी मुरली सुनते सुनते जब मम्मा की मुरली चल रही थी तब सोच रहा था कि बाबा जो ज्ञान देता है उसको जब तक के समझ में नहीं आया तो उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो मम्मा ने जो एक्सप्लेन किया, जैसे मैं एक बार सूरज भाई जी के साथ में बैठा था ज्ञान सरोवर में, तो मैंने उनको पूछा था कि भाई ज्ञान में चलना और ज्ञान अंदर चलना इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उन्होंने बोला था मुझे कि ज्ञान एक तो जैसे हम मुरली सुनते हैं तब तो पॉइंट समझ में आ जाती है, लेकिन वो रहती नहीं है माइंड में, तो उसके उसके वजह से हम उसको रेगुलर लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने ये समझाया था कि मम्मा जैसे समझाती है वही ज्ञान की, मीन्स जैसे अभी बाबा की मुरली चली, बाबा के बाद में जब मम्मा की मुरली चली तो मम्मा की मुरली समझना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ में आ जाती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप धारण हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि मम्मा ने उस बात को किस तरह से समझा। और दूसरी बात उन्होंने बताया था कि जब हमको समझता है, अगर हम वो बात किसी एक को भी समझाते हैं तो हमारे अंदर में वो पक्की हो जाती है और फिर वो धारणा में आने के लिए बहुत सहज हो जाती है। तो सूरज भाई जी भी बोल रहे थे कि बाबा से भी ज़्यादा तेज मम्मा हो गई थी। मम्मा बाबा से समझती थी, फिर उसका मनन चिंतन करके बच्चों को समझाती थी। तो बोल रहे थे कि भाई बाबा से भी ज़्यादा लोग मम्मा के पास में जाके बैठते थे कि मम्मा बाबा ने क्या समझाया हमको समझाओ। तो मम्मा जब समझाती थी तो सब ऐसे हाँ हाँ करके फिर उसको धारण करने के लिए, जीवन में अप्लाई करने के लिए, जीवनचर्या में उसको उपयोग में लाते थे। तो यही मैं सोच रहा था कि मम्मा जैसे समझाती है वैसे हम कब समझा सकेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि समझ में तो सब आता है, लेकिन एक्चुअल में जब समझाने का समय आता है तो उसमें से 5% भी नहीं समझा सकते। शुरुआत में जब नया नया ज्ञान में आया था तो पूना में जॉब और बिजनेस के काम छोड़ के भी मैं प्रदर्शनी समझाने जाता था। इसलिए जाता था कि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि लोगों को समझाते समझाते बहुत बार ऐसे होता था कि कुछ बातें बोल तो गए, लेकिन बाद में मैं सोचता था कि ये बात तो मेरे में खुद में नहीं है, तो मैंने इनको कैसे समझा दिया। फिर मैं घर जाके चिंतन करता था तो समझ में आता था कि ये बातें तो बाबा ने मेरे लिए बताई, लेकिन मेरे थ्रू उनको बताया। तो फिर मैं वो बातें जीवन में धारण करने की कोशिश करता था। इसलिए मैं जब भी समय मिलता, जब भी दीदी बोलते थे कि भाई बहनों को लेके, भाइयों को लेके यहाँ पे प्रदर्शनी है, गाड़ी लेके आना, उधर जाना है, तो मैं जितना भी, मीन्स बिजनेस में तो मैं बहुत सीरियस था, लेकिन ज्ञान मिला तब से मैं बिजनेस को थोड़ा सा साइड में रख के ज़्यादातर कोशिश करता था कि प्रदर्शनी समझाने में जाऊँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा समझ मिली थी। तो शॉर्ट में तो मुझे यही लगता है कि ज्ञान समझ में तब आएगा जब उसका चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के लिए कुछ बेसिक्स ज़रूर होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में कुछ भी काम करना है तो इंजीनियरिंग के बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। जब बेसिक रहते हैं तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डिज़ाइन वगैरह सब अपने आप होने लगता है। तो ये ज्ञान की समझ भी एक डिज़ाइन और बेसिक्स, और मैं समझता हूँ ये एक इंजीनियरिंग ही है। जीवन को पलटाना, जीवन को सुधारना, ये इंजीनियरिंग से कोई कम चीज़ नहीं है। अगर ये इंजीनियरिंग सीख जाए हम, तो धीरे धीरे क्यों ना हो हमारे में परिवर्तन जरूर आता जाएगा। और एक बात ज़रूर मैंने सीखी है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि भाई ये जल्दी इतने अच्छे हो गए, हम भी हो जाए, ये एक दिन का काम तो नहीं है। अगर हम उनके तरफ देख के अपने को कोसने लगेंगे तो जितना अंदर आया है उसमें भी घाटा पड़ जाएगा। दूसरे की तरफ देख के चलने के बजाय हम खुद से कंपेयर करना ज़रूरी है, जो कि मैं करता हूँ रोज़, कि कल कितना धारण किया और कल से ज़्यादा आज कितना, थोड़ा सा भी हो गया, अगर चींटी समान भी हो गया तब भी मैं खुश रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से रिवर्स में नहीं जाता हूँ, मैं रिवर्स में भी जाता हूँ, लेकिन आगे जाने की फिर से कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक के हो सके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाता हूँ। यही मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ तो आनी ही है। मुझ पे भी बहुत आई। मधुबन में जाने से पहले भी मैं सोचता था कि जाए कि नहीं जाए, उसमें बहुत ज़्यादा कश्मकश चली, लेकिन बाबा ने उसमें मुझे बहुत साथ दिया।
जब निर्वेर भाई जी ने बोला मुझे कि आपकी आवश्यकता है, अगर आप आना चाहो, आपको कोई बंधन नहीं है, तो आप मधुबन में आ सकते हो, तो मैंने उनको तुरंत में मना किया था। तो फिर मैं रूम पे गया और मुझे बाबा सपने में आया, और बाबा ने उस समय भी बोला, मुझे पहले भी बोलता था कि अब सब समेट लो, अब सब समेट लो। तो मुझे लगता था कि मेरा अभी शरीर छोड़ने का समय आया है। पूना में भी यही सोचता था कि मेरा शरीर छोड़ने का समय आया है, इसलिए बाबा बोलता है समेट लो। लेकिन जब निर्वेर भाई जी ने बोला तब भी मुझे ख्याल नहीं आया कि बाबा ने बोला करके। तो जब मैं अनमोल में रुका था तो मैं रूम पे जाके फिर चिंतन किया, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो निर्वेर भाई जी ने नहीं, ये तो बाबा ने बोला है मेरे लिए। फिर मैं खास दूसरे दिन गया, मेरा ट्रेन था 10 बजे, लेकिन फिर भी मैं मुरली ख़त्म होते ही निर्वेर भाई जी के पास में गया और उनको मैंने बोला कि भाई साहब, मैं कल तो ना बोला आपको, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और जैसे मैं पूना गया तो मेरे पास में बहुत सारा बिजनेस का काम आ गया। ऐसा लग रहा था कि अभी पैसा भी बहुत मिलेगा और बहुत सारा काम भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में मुझे वैराग्य भी आने लगा था कि इन पैसों का क्या करेंगे, बाप ने भी कमा के रखा, हमने भी कमा के रखा, फिर इतने पैसों का क्या करेंगे, इतने पैसे की आवश्यकता है क्या, अभी समय तो बहुत थोड़ा सा बचा है। ऐसे संकल्प चलने लगे वहाँ पे। फिर पूना जाके मैंने कुछ बिल्डर लोगों को मना कर दिया कि मैं नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, और मैं खुद भी क्वेश्चन में था कि मैं मना क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे करते बाबा ने धीरे धीरे बिजनेस को थोड़ा सा स्लो डाउन किया। और फिर उसके बाद में मुझे फिर से एक मधुबन से फ़ोन आया कि अभी इधर जो आपने डिज़ाइन दिया है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आ सकते हैं क्या, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही नुकसान की बात की तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी जाना चाहिए। फिर मैंने टिकट बना के मधुबन गया और जो भी सिविल का काम चल रहा था, जो भी डिज़ाइन दिया था, उसके हिसाब से काम कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 महीने लगे वहाँ पे रुक के। तो वो 3 महीने में मुझे ऐसे लगा कि यही मेरा घर है। अभी 3 महीने में मैं आदी हो गया था मधुबन का, और फिर ऐसे लगने लगा था कि अभी यहाँ पे रुकना चाहिए। फिर सवाल आया कि भाई प्रोजेक्ट तो है कुछ हाथ में, तो उसका क्या करें। फिर ड्रामा ऐसे हुआ कि मधुबन का काम हो गया और नया प्रोजेक्ट नहीं था, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा कमीशनिंग करने के लिए समय था। उस समय में मुझे 6 महीने मिल गए, तो फिर मैं पूना गया और बड़ी तेज़ी से काम पूरा हुआ। मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो बिल्कुल 3 महीने में काम पूरा हो गया। फिर 1 महीना बचा था। फिर मैंने मधुबन में फ़ोन किया कि नया प्रोजेक्ट कुछ है क्या, तो उन्होंने बोला कि नया प्रोजेक्ट रहे ना रहे, आप आ जाओ। तो फिर मैंने और बैग पैक की और मधुबन गया, और उसके बाद में मैं और 2 महीने रुका वहाँ पे। तो बाबा ने मुझे ऐसे तुरंत में जाके बिठाया नहीं, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकता था मधुबन में तुरंत में जाके। तो धीरे धीरे 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 1 महीना, ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद में फिर मैं 2017 में मैंने सोच लिया कि अभी फाइनली मधुबन जाके ही सेटल होना है। भले रहे, अगर अंदर रह पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर फ्लैट लूँगा, लेकिन अभी मैं जाऊँगा तो मधुबन ही जाऊँगा। तो फिर घर वालों को बताया, तो घर वालों ने बोला कि थोड़ा सा बुद्धि पे तेरे असर हो गया है, तो एक बार वर्धा आ जा। तो मैंने बोला इनको भी संतुष्ट अगर नहीं किया तो इनके भी संकल्प बड़े तेज चलेंगे और अपने को वहाँ रहने का बड़ा कठिन हो जाएगा। फिर वर्धा आया, फिर इनको बताया कि मैं अभी बिज़नेस बंद कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि बंद नहीं करो, भले तुम जाओ लेकिन थोड़ा स्लो करो, लेकिन बंद नहीं करो। फिर मैंने वो बात उनकी मान ली। फिर मधुबन गया मैं वहाँ से, तो सब सामान वगैरह पैक करके गाड़ी में सामान भर के मधुबन गया मैं 2018 में। अप्रैल 24 को मैं मधुबन पहुँचा 2018 में, और फिर तब से मैं उधर ही रह रहा हूँ। अभी तो ऐसा हो गया है कि बिज़नेस का भी सब कुछ सेटल हो गया है। बिल्डर लोग फ़ोन करते हैं कि आपको ही प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उनको मैं अभी मना करने के बजाय मेरे जो दोस्त लोग बिज़नेस करते हैं उनके तरफ भेजता हूँ, तो उनका भी काम हो जाता है, उनको भी बिज़नेस मिल जाता है, और जो लोग मेरे पास में आते हैं उनको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट का काम हो गया। अभी धीरे धीरे बिल्डर लोगों के भी फ़ोन आना कम हो गए, क्योंकि वो जो दोस्त थे उन्होंने भी काम अच्छा करना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे वो भी अभी ख़त्म होते जा रहा है। और मधुबन में तो अभी मुझे लगता है पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। भाई लोगों के साथ में अच्छी दोस्ती हो गई है, उनके साथ में सेवा चलती है, और मधुबन का एक वाइब्रेशन ही कुछ अलग है। अभी मैं मधुबन से निकला वर्धा आने के लिए, तो
एक्चुअली वर्धा आने का प्रोग्राम नहीं था, उदयपुर जाने घूमने जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि 2 साल दिन रात बहुत सेवा चली। सवेरे 8 बजे से लेके कभी रात को 8, 9, 10 भी बज जाते थे सेवा में। दोपहर में कभी नींद भी नहीं होती थी, तो थोड़ी थकान हो गई थी। तो मैंने भाई साहब को पूछा कि भाई साहब मैं अभी थोड़ा घूमने जाना चाहता हूँ। तो बोले कहाँ जाओगे? मैंने बोला मैं उदयपुर जाके आता हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और बोला एक काम करो, उदयपुर नहीं, घर जाओ, घर वालों से मिल के आओ, थोड़ा खुश हो जाओगे, फिर से आके बहुत सेवा करनी है। तो उन्होंने जैसे ही बोला तो मुझे याद आया कि ये घर वाले भी याद कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो घर चले जाता हूँ। फिर टिकट भी अर्जेंट में तुरंत बना दिया सोमशेखर भाई ने, और तुरंत में वर्धा आना हो गया। ऐसे करके अचानक का वर्धा में ड्रामा में पार्ट था, तो वर्धा में पहुँच गए। तो यही धीरे धीरे समझ, अभी जो भी हमारे साथ में होता है उसको एनालाइज करते आना चाहिए। यही मेरा एक ज्ञान में चलने का बोलिए नहीं तो थोड़ा सा समझ के चलने का ये एक बेसिस है कि जो भी हमारे साथ में हो रहा है उसको थोड़ा लॉजिक लगाना ज़रूरी है। अभी कभी कभी होता है कि कुछ कुछ माताओं को, बहनों को, भाइयों को लॉजिक नहीं लगाते आता है, लेकिन मैं समझता हूँ वही सबसे अच्छा लॉजिक लगा सकते हैं जो ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाते। जो ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं वो लॉजिक गलत लाइन में चला जाता है वो लॉजिक। इसलिए धीरे धीरे जो भी दिनचर्या में जो भी हो रहा है, शाम को सोने से पहले अगर उसका चिंतन करते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, इस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, मैंने कैसे रिएक्ट किया, यही धीरे धीरे अगर समझते जाएंगे तो परिवर्तन होता जाएगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसी दुआओं से मैं बदलता जाऊँगा और धीरे धीरे बाबा जैसे बोलता है वैसे बनने की कोशिश मैं रोज़ करता रहूँगा और ज़रूर करूँगा। ओम शांति। मधुबन में तो अभी, हाँ, और एक बात इम्पोर्टेंट, थैंक यू वेरी मच, कि अव्यक्त धाम का भी एक सेवा चल रहा है वहाँ पे। जैसे गुलजार दादी का स्तंभ का काम चल रहा है, और मैंने अभी इतने में एक देखा कि हमारे रमेश भाई जी जो चीफ इंजीनियर है, उन्होंने एक ऐसे ही एक गेट टुगेदर लिया था हमारा कंस्ट्रक्शन वालों का। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक भाई का बर्थडे था, उसी एक बहाने गेट टुगेदर हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो चलते फिरते शांतिवन में घूमने के लिए आ रहे, और आने के बाद उन्होंने देखा और उन्होंने बताया हमको कि अव्यक्त धाम के सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके सामने जाके बैठ के रो रहे। नए नए लोग जिनको अभी तक के किसी ने ज्ञान समझाया नहीं, वो लोग आ रहे। जैसे कि नए नए विजिटर्स आते हैं ना, वो विजिटर्स आते हैं गेट नंबर 1 से, फिर देखते 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 रमेश भाई बोल रहे थे कि वो कहीं पे भी नहीं जाते, दादी का स्तंभ जान के, दादी का स्तंभ वहाँ पे है, वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से सीधे निकल के उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी यहाँ पे जो खींच हो रही थी वो बराबर अव्यक्त स्तंभ के पास में आके बैठ के रोते हैं। तो रोने के बाद में उन्होंने बोला कि हमने एक बार पूछा उनको कि आप क्यों रो रहे हो, तो वो कह रहे कि ये दादी हमको बहुत दिखती थी और हमको याद करती थी। तो अभी ऐसा भी पार्ट शुरू हो गया, ऐसे बोल रहे। और मैं खुद एक बार वहाँ पे योग करने लगा था, तो वहाँ पे एक फैमिली आई, वो फैमिली खुद होके बोल रहे थे कि आप तो बहुत नसीबवान है, ऐसा है वैसा है, हमको वो चांस नहीं मिला। तो हमने पूछा उनको आपको ज्ञान कहाँ से मिला, तो वो कह रहे थे कि हमको अभी तक ज्ञान नहीं मिला, हम तो विजिटर होके ऐसे ही घूमने आए हैं। तो ये पार्ट तो सही में बहुत तेज़ी से चल रहा है अभी, कि मधुबन में आके लोग, नए नए लोग आके वहाँ पे बैठ के दादी के सामने, बाबा के सामने बैठ के रो रहे। वो इसीलिए रो रहे कि हमको पहले क्यों नहीं बाबा मिला। तो जैसे बाबा बोलता है ना कि अभी ये समय अभी आएगा और हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, वो समय सही में आ गया है अभी। और मेडिकल साइंस और जियोलॉजिकल सर्वे भी यही कह रहा है कि 2030 तक के बहुत बहुत ज़्यादा कठिन समय आने वाला है। अभी लैंडस्लाइड्स, ये जो ज़मीनें सरकने का काम है, समुद्र की लेवल बढ़ने का काम है, ये सब कार्य तो अपनी अपनी तेज़ी पे है, लेकिन हमको भी अपना तेज़ी पे आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर हम अमृत वेला और नुमाशाम का योग, जैसे हम लोगों को सेवाएं बहुत रहती है, तो अमृत वेला और नुमाशाम तो ज़रूर कंपलसरी करते ही है।
और मुझे तो उसी से ज़्यादा ताकत मिलती है। और बीच बीच में जैसे भी भोजन के लिए जाते, भोजन से पहले तो अंदर तो नहीं जाते बाबा के कमरे में, लेकिन जैसे ही बाबा के कमरे के सामने से मैं अपना साइकिल लेके जाता हूँ, 5 मिनट अगर बाहर भी खड़ा रहा तो भी ऐसे लगता है कि वो शुरुआत की जो थकान होती है प्लांट में काम करने की, बाबा तुरंत 5 मिनट या 5 सेकंड में कंप्लीट करा देता है। और एकदम ऐसे फील होता है कि अभी भोजन करके फिर से सेवा में हम तत्परता से लग जाएंगे करके। तो यही मधुबन में अभी यही पुरुषार्थ चल रहा है कि अमृत वेला कभी मिस ना हो, नुमाशाम कभी मिस ना हो, और वैरायटी योग हो। एक ही योग करके थोड़ा सा बोरनेस भी आ जाता है, लेकिन वैरायटी योग होने के लिए भी थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट से अगर योग करेंगे 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, लोग सोचते हैं कि एक बार बैठ चले गए तो 1 घंटा भी बैठ ही जाइए, तो ये ऐसे ज़बरदस्ती वाला काम निपटाने वाला काम तो है नहीं। अगर उसी को हम पार्ट में डिवाइड करें 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट में, तो उससे हमको याद भी रहेगी और चिंतन भी अच्छा चलेगा और मन पे बोझ नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ, ये मैं करता हूँ। अभी पिछले 3-4 महीने से मैं यही प्रोग्राम कर रहा हूँ खुद के साथ में कि 1-1 घंटा तो अमृत वेला और नुमाशाम तो हम बैठ जाते, उस समय तो बाबा की ताकत मिलती है, साथ मिलती है। लेकिन दिनचर्या में जो रूटीन टाइम होता है 8 बजे से लेके मुरली के बाद से लेके नुमाशाम से पहले तक के, इस समय में अगर 5-5 मिनट, 7-7 मिनट निकाल के अगर हम पहले पक्का कर ले कि आज नुमाशाम में इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं चिंतन करूँगी, तो उससे बहुत अच्छी ताकत मिल जाती है उसके लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नुमाशाम में बैठने के बाद में सोचते हैं कि चलो अभी योग करेंगे, ना उस वक्त कुछ पॉइंट याद रहता है, ना उस वक्त उस पॉइंट की उतनी शक्ति मिल पाती है। अगर हम दिन भर में अगर चिंतन करके एक पॉइंट नोट कर ले और उस पॉइंट के ऊपर फिर चिंतन करने के लिए नुमाशाम में योग करने बैठे, तो उससे शक्ति बहुत कम समय में और बहुत डीपली, जिसको बाबा कहता है कि योग अग्नि, वैसे प्रज्वलित हो सकती है। और मुझे तो ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर के अवगुण निकलते जा रहे हैं और मैं अच्छा बनते जा रहा हूँ। तो ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा 5-5 मिनट का अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो भी हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वही तो ही हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये एक घंटा बैठने के लिए आत्मा में शक्ति बहुत चाहिए। पहले तो मन में पक्का करने की शक्ति चाहिए कि हम 1 घंटा बैठने वाले हैं। उसमें मन कितना समय एक जगह पे रुकता है ये भी समझ में नहीं आता, इधर भागेगा उधर भागेगा, और फिर भागते भागते पकड़ते पकड़ते उसमें शक्ति कम हो जाती है। अगर 5 मिनट बैठना है तो मन को पता है कि भाई 5 ही मिनट है हमारे पास में, तो बराबर मन भी भागता नहीं है इधर उधर। ये प्रोग्राम मैं करता हूँ अभी मधुबन में बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी इसमें से कुछ ले और अपना पुरुषार्थ करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई जी को, मधुबन पहुंचा दिया इन्होंने, है ना। याद आ गई ना मधुबन की। अब एक तो धाम भी चले गए। तभी हमने कल परसों एक हमने अनुभव सुना, उसमें जैसे गुलजार दानी जी ने जब शरीर छोड़ा तो उसके पहले जितने भी लोग डॉक्टर्स लोग जो थे तो वो सभी आए हुए थे मधुबन में। तो आप सबने तो देखा ही, सब लोग थे। तो जिस समय शरीर छोड़ना था उसके 1 दिन के पहले से ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी जिनको भी मिलाना हो, जो भी हो, क्योंकि कोविड में बीच में किसी से मिलाती नहीं थी ना, दादी किसी से भी नहीं मिलती थी। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण से डॉक्टर ने बोला कि ये 2 दिन के अंदर जिनको भी मिलाना चाहिए उनको मिला दो। जो मिल कर के आए, ठीक है। लास्ट में जब दादी जी का शरीर नहीं छूट रहा था, डॉक्टर्स लोग भी मिल गए, सब मिल गए, लेकिन एक डॉक्टर जो थे वो बहुत बिजी रहते थे और दादी के ट्रीटमेंट उन्होंने ही की थी। तो वो दिन भर के अंदर कभी नहीं, कभी एक बारी तो मिलते थे, नहीं तो रात को आते थे 10-11 बजे, तब मिलते थे। मतलब एक बारी तो भी दादी की दृष्टि नहीं है, उन्होंने पक्का कर लिया था।
लेकिन जिस दिन शरीर छूटना था उस दिन ये लेट आए। सभी सोचने लगे कि क्यों दादी का शरीर नहीं छूट रहा है, क्यों दादी का शरीर नहीं छूट रहा, किसके लिए रुका हुआ है। जब वो डॉक्टर आए तब दादी जी ने उनकी तरफ देखा, दृष्टि दी और तब शरीर छोड़ा। तो कमाल है ना। माना लास्ट अंतिम समय तक दादी जी की सेवा चालू रही और अभी अव्यक्त हो गई तो भी अभी भी सेवा चालू है कि जो लोगों को सपने में दिखाई देता है ना। ये भी तो बहुत बड़ी कमाल है ना। माना हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प में सेवा ही सेवा और दूसरा कुछ भी नहीं। तो उसी प्रकार से इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते ना कि बच्चे तुम तैयार हो गए, तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए, तो तुम्हारा मैं साक्षात्कार कराऊंगा। तो साक्षात्कार कैसे कराएगा? पूरे तैयार होंगे तब, नहीं क्या? मेकअप ही नहीं किया हुआ है तो साक्षात्कार करा करके क्या करेंगे, कैसे? इसलिए बाबा हम बच्चों को मेकअप करने के लिए कहते हैं। ये मेकअप नहीं, कर्मातीत अवस्था, संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा कह रहे हैं जरूर उस रीति से करेंगे तो बाबा हमारा साक्षात्कार जरूर कराएगा। जितने भी हमारी भक्त आत्माएं हैं उन भक्त आत्माओं को भी जरूर हम साक्षात्कार करा सकेंगे, कुछ दे सकेंगे। तभी वही भक्त आत्माएं द्वापर युग और कलयुग में हमारी भक्ति करेगी। कीर्तन बोल रहे, कीर्तन, कीर्तन किसका करेंगे? कीर्तन उसका ही करेंगे जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उनका ही तो कीर्तन करेंगे ना। तो हमारे अंदर ज़्यादा गुण होंगे तो हमारा कीर्तन होगा, महिमा होगी, नहीं तो कैसे गुणगान करेंगे? तो गुणगान इतना होने के लिए ज़रूर हमें तैयार होना पड़ेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज़ी शिक्षाओं से भरपूर करते हैं कि भाई आज की यह शिक्षा है। आज की क्या शिक्षा थी? आज की शिक्षा कौन सी है? मीठा रहना है, मीठा बोलना है, हर कर्म अच्छा करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो बाबा ने आज हमें शिक्षा दी, वो शिक्षा हमें याद रहनी चाहिए कि आज मुझे दिन भर के अंदर क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, मनमना भव और मध्याजी भव, यह याद रहे। ओम शांति। तितली
समझे अपना जीवन